रात के लगभग 1:30 रहे थे। आज शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही। नारायणपुर गांव के इकलौते डॉक्टर चंपक लाल साहब मरीजों को देखकर आज थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। अकेले ही रहते, थोड़ा बहुत कुछ खा पीकर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। इतनी रात को कौन आया है? दिन भर मरीज देखने से चंपक लाल डॉक्टर बहुत थक चुके थे। मन ही मन बहुत परेशान हो गए। जैसे वो दिन भर डॉक्टरी करने के बाद इतनी रात फिर घर भी चले आते हैं। ये लोग डॉक्टर हूं तो जैसे दिन में कुछ घंटे सोने का भी अधिकार नहीं। उधर दरवाजे पर धक्के की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कौन? रुको, आ रहा हूं। नींद में उठकर दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर ने दरवाजे के बाहर गांव के ही एक आदमी खड़ा था। तुम नरेश होना? इतनी रात को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? डॉक्टर साहब, बिल्कुल पागल, दया कीजिए, बताइए मुझे। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने नरेश की तरफ देखा। थपावट, लेकिन रोमांच से भरा चेहरा, बारिश में भीगकर बिखरे बाल। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हो, शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो। नरेश कमरे में आकर बैठा। चंपक लाल ने एक गिलास पानी दिया उसे। इसके बाद कुछ देर सिर्फ लगातार बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब नरेश को अच्छे से देखने लगे। वो बहुत रोमांचित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ा संभल कर वो खुद ही अपनी कहानी सुनाएगा। कुछ देर बाद नरेश ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, उस गांव में खेतों में काम करता रहता हूँ। पास के गांव में मदन सेठ के घर से बुलावा आया था। आज वहां से काम खत्म करके निकलने में काफी रात हो गई। फिर जब इस गांव में आया, जंगल में चलते चलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि पैदल घर आना ही मुश्किल हो गया। कहीं थोड़ा सिर छुपाने की जगह मिल जाए, यह सोच ही रहा था, अभी गांव के आखिरी सिरे में वो पुराना घर दिखा मुझे। लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं डॉक्टर? उस घर में तो कोई रहता नहीं है, लेकिन मैंने वहां तब एक लालटेन की रोशनी देखी। गांव के आखिर में जंगल के बीच वो पुराना घर, वहां तुम्हें इंसान कैसे दिखा? वहां आज तक कोई रहता है? सुना नहीं मैंने, जो रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर गए हैं। वही तो डॉक्टर साहब, देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन तब बारिश में ज्यादा सोच विचार ना करके उस घर की ओर चला गया। कोई है ऊंची, घर में कोई है। कितनी डरावनी आवाज। दरवाजा खोलते ही एक आदमी दिखाई दिया। शरीर पर चदन थका, और क्या देखा, उस आदमी की आंखें कैसे डरावनी थीं और दूसरे हाथ आगे बढ़ाकर आ रहा था। इतना बोलकर जैसे कांप उठा नरेश। फिर बताते जाओ। उस आदमी के पीछे से एक औरत बाहर आके बोली, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप बताइए यहाँ आप क्या चाहते हैं? मैं ये पास के गांव से आ रहा हूँ जी। इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में तो घर नहीं जा सकता। अगर कृपा करके इस आंधी बारिश में मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह दे देते तो मैं धन्य हो जाता। ये बारिश थोड़ी रुकते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वो अंधा आदमी दरवाजा रोक कर खड़ा था। औरत बोली, इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। ये बात सुनकर ना कुछ अजीब लगा। मुझसे काम चल जाएगा मतलब जो भी हो। कमरे में जाकर बैठ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। कृपया करके आप थोड़ी देर रहने दीजिए, यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। वो बोल के क्या होगा, बारिश रात के मेहमान है, आप ऐसे ही जाने दे सकते हैं क्या? फिर वो ऐसा बोल के दोनों बगल वाले कमरे में अंधेरे में कहीं चले गए। मैं अकेला बैठा रहा। बैठे बैठे जैसे आंख लग गई थी। थोड़ी आंख खोलते ही देखा बगल की दीवार में दरवाजा है, जैसे उसके उस पार पास वाला कमरा उस रही थी। पास वाले कमरे से सोचा वो औरत शायद खाना बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ कैसी एक धुंधली सी लगातार मंत्र पढ़ने की जैसी आवाज आ रही थी। मैं वैसे डरपोक नहीं हूं डॉक्टर, लेकिन फिर भी किसी एक अशुभ सी महसूस होने लगी। मुझे मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगा, बार बार लगने लगा शायद यहाँ आके मैंने ठीक नहीं किया, और उधर लगातार मंत्र पढ़ने जैसी आवाज बढ़ती ही जा रही थी।
मेरा मन हुआ कि जाकर देखता हूं क्या हो रहा है उधर। यह सोचकर दरवाजे से झांक कर देखा, पास वाले कमरे में कितना भयानक दृश्य था। हाय राम 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 राम। क्या रे, क्या देख रहा है? खाएगा, खाना खाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जाएगा कहाँ जाएगा? यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता, तू भी नहीं जाएगा। पीछे चलते चलते दीवार से मेरी पीठ तड़ा गई। डॉक्टर और वो दोनों मिलकर मेरी तरफ आते ही रहे और कहीं जाने का रास्ता नहीं था। मेरा उस आदमी ने अब अपने दोनों हाथों से गला दबा दिया। मेरा कितना ठंडा था वो दो हाथ, और जोर से फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने। इतना बोलकर रुका। नरेश बाहर बारिश तब तक थोड़ी थम गई थी। घड़ी में रात के 2 बज गए। लालटेन की रोशनी भी थोड़ी धीमी हो गई थी। तब तक चंपक लाल साहब बोले, कहानी तो बहुत अच्छी है, फिर क्या हुआ? फिर वहां से निकलकर तुम ऐसे ही आ गए यहाँ इतनी दूर? मेरा विश्वास नहीं किया डॉक्टर साहब, तो आप भी मुझे पागल ही समझे। अगर यही है तो इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर? फिर थोड़ी देर बाद चंपक लाल बोले, क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया। नरेश ने अपना असली रूप दिखाया। चंपक लाल डॉक्टर घबरा गए, फिर बोले, नरेश, इसका मतलब तुम भी मर के भूत बन गए हो? हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी भूत बन गया हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो पाई। किया है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोलो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर नरेश बोलता है कि मेरा माता पिता बहुत गरीब और माँ भी बहुत बीमार है, तो आप चलिए मेरी माँ की मदद कीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। फिर नरेश और चंपक लाल डॉक्टर चल पड़े नरेश के घर उसकी माँ का इलाज करने। नरेश, तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को सर्दी और बुखार बहुत तेज है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी चंपक लाल बोलते हैं, नरेश, तुम्हारा घर और कितना दूर है? बस कुछ ही देर डॉक्टर साहब, हम बस पहुंचने वाले हैं। फिर दोनों चलते चलते नरेश के घर पहुंच जाते हैं। नरेश बोला, डॉक्टर साहब, वो रहा मेरा घर, आप जाइए, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। जैसे ही मेरा माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं अंदर चलता हूँ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर डॉक्टर साहब अंदर जाके देखते हैं वृद्ध महिला लेटी हुई और वृद्ध पुरुष खड़ा था। डॉक्टर साहब आप आ गए, आप लाख लाख भला हो। हाँ मैं आ गया, अभी तुम्हारी बीवी दवाएं और इंजेक्शन दे देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब दवाएं और इंजेक्शन दे देते हैं और नरेश की माँ ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको किसने बताया कि मेरी बीवी बीमार है, और रास्ता आपको किसने बताया, और आपको यहाँ कौन लेके आया? तुम्हारे बेटे ने बताया मुझे। वो मर गया है, लेकिन अब ये अपनी माँ का बचाने के लिए वो मर के भी वापस भूत बन के आया, अपनी माँ को बचाने के लिए। क्या बोल रहे हैं तुम? मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा काम करने गया था तो तब से कभी आया नहीं, और मेरे बेटे की वजह से ही मेरी बीवी को बुखार और सर्दी हो गई। तुम्हारा बेटा तुम दोनों को ही याद कर रहा था। तुम्हारा बेटा बहुत भला इंसान था, लेकिन उनको जंगल का वो घर है ना, वहां उनको मार दिया था। फिर रात बहुत हो गई थी तो डॉक्टर चंपक लाल एक रात के लिए नरेश के माता पिता के घर के अंदर वाले कमरे में सो गया। फिर सुबह होते ही डॉक्टर चंपक लाल बोलते हैं, चलो मैं चलता हूँ, अब आप संभल लेना और पैसों की चिंता मत करना, मैं आपको थोड़े थोड़े रोज दे दिया करूंगा। नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूर नहीं है, मैं खुद काम पर जाया करूंगा और नरेश की माँ का ख्याल रखूंगा। सुबह की हल्की धूप पेड़ों से छनकर धरती पर गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा एक अजीब सी राहत दे रही थी। डॉक्टर चंपक लाल कंधे पर बैग टांगे नरेश के घर से वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे, लेकिन मन में कुछ अधूरा सा था। सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर एक बेचैनी अब भी बनी हुई थी। एक आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन जिस घर से ये सब हुआ उस पुराने मकान का रहस्य अब भी बाकी है। रास्ते में चलते हुए डॉक्टर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे सिवाय खाली पगडंडी के और कुछ नजर नहीं आता। तभी एक मोड़ पर उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तुम पर अब भी उस घर की छाया है,
तुम्हें वहां दोबारा जाना होगा। आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं कहां से आया हूं? जिस आत्मा को तुमने मुक्ति दी वह शुभ थी, लेकिन वह घर, उस घर में अब भी कई अस्थिर आत्माएं हैं और एक बहुत पुरानी जो अभी जागी नहीं है मगर अब जागने वाली है। डॉक्टर को साधु की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल में जो बेचैनी थी वो इन शब्दों से और तीव्र हो गई। तो मैं क्या करूं? तुम्हें उस घर में फिर जाना होगा। वहां कुछ अधूरा रह गया है और यह अधूरापन अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा जब तक उसे पूर्ण न किया जाए। साधु ने अपनी आंखें दोबारा मूंद ली और फिर चुप हो गए। डॉक्टर कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल दी। लेकिन अब उनका मन और अशांत हो गया था। अगली रात डॉक्टर चंपकलाल अपने घर में थे। उन्होंने उस रात का सारा किस्सा अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। लालटेन की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। लेकिन अगर नरेश की आत्मा सच थी तो बाकी आत्माएं भी होंगी, और अगर वो हवेली अभी भी वैसी ही है तो वहां कुछ और इंतजार कर रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक, धप की आवाज। फिर कोई आया है इतनी रात को? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दिल की धड़कनें तेज। दरवाजा खुलते ही कोई नहीं दिखता, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की माला दरवाजे पर लटक रही थी। वही माला जो उन्होंने नरेश की मां को दी थी, उसकी रक्षा के लिए। डॉक्टर समझ गए नरेश भले मुक्त हो गया हो, लेकिन हवेली से कोई अब भी उन्हें पुकार रहा है। अब ये लड़ाई अकेले डॉक्टर की है, और अगली बार सिर्फ भूत नहीं बल्कि कुछ और भी होगा जो उनका इंतजार कर रहा होगा। अगली रात गांव की बिजली गुल थी और हवाओं में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी खुली थी। डॉक्टर चंपकलाल अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, कुछ जड़ी बूटियां और वह पुराना ताबीज रखा जो साधु ने उन्हें कभी भेंट दिया था। अगर कोई आत्मा जागने वाली है तो मुझे तैयार रहना होगा। मैं उस घर में फिर जाऊंगा और इस बार बिना डरे। उन्होंने खुद को कड़ा किया और पैदल ही जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता वैसा ही था, सुनसान, अंधेरा और रहस्यमय। एक एक कदम जैसे किसी अनजाने अतीत की ओर ले जा रहा था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वही पुरानी हवेली सामने थी। बाहर से टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। लेकिन आज वहां हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी ने अंदर दिया जलाया हो। कौन हो सकता है इतनी रात को इस वीरान हवेली में? या फिर उन्होंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। भीतर घुप्प अंधेरा था, लेकिन हवा भारी थी, जैसे किसी की सांसें चल रही हों। अचानक पीछे से वही साधु प्रकट हुए जिनसे डॉक्टर ने रास्ते में मुलाकात की थी। तुमने ठीक किया लौट कर आकर, लेकिन जो आत्मा यहां जागने वाली है वो पहले जैसी नहीं। ये एक रक्षक आत्मा थी जो अब रक्षक नहीं रही। ये अब शापित है। शापित? क्यों? क्या हुआ था यहाँ? साधु ने अपनी उंगली हवेली की दीवारों की ओर उठाई। दीवारों पर अब लाल रंग से लिखे कुछ संस्कृत श्लोक उभर आए थे। डॉक्टर उन्हें पढ़ नहीं सके, लेकिन उनके अक्षरों से जैसे धुआं उठ रहा था। इस हवेली में सालों पहले एक पुजारी रहा करता था, लेकिन जब गांव वालों ने उस पर तंत्र क्रिया का आरोप लगाया तो उसे जिंदा जला दिया गया। उस दिन से उसकी आत्मा इस घर में कैद है। लेकिन आज की रात वही तिथि है। आज वो जागेगा और बदला लेगा। तभी एक जोर की हवा चली और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और डॉक्टर चंपकलाल ने देखा हवेली की दीवारों से धुएं जैसी काली आकृति बाहर निकल रही थी। कौन आया है मेरे शांति भंग करने? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं
आप क्या चाहते हैं? लेकिन जवाब देने की बजाय वो आकृति हवा में फैल गई और एक कोने से पुराना फर्श चटकने लगा। वहां से एक पुरानी माला, राख और कुछ लकड़ी के टुकड़े बाहर आए, जैसे किसी को वहीं जलाया गया हो। अब समय नहीं बचा, या तो इसे शांति दो या ये पूरा गांव शापित होगा। डॉक्टर ने झट से अपना ताबीज निकाला, माला उस पर लपेटी और जड़ी बूटियां जलाकर धूप के रूप में हवा में छोड़ दी। कमरे में धुआं भर गया और फिर अचानक सन्नाटा। धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। वह आकृति एक बूढ़े पुजारी का रूप ले चुकी थी, जो अब शांत आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। मुझे जला दिया गया बिना दोष, अब बस शांति चाहिए। मैं वचन देता हूं, आपके लिए गांव में सच्ची प्रायश्चित पूजा करवाई जाएगी। आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पुजारी की आंखों से एक बूंद अश्रु टपका और फिर वो आकृति हवा में समा गई। हवेली की दीवारें फिर वैसी ही शांत हो गईं। तुमने आज एक शाप को रोका है, लेकिन याद रखना, जहां अतीत अधूरा हो वहां अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।